बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक के बाद दोबारा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप इस वक्त देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और मेरे साथ है आसिफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हमने आपसे कहा था कि दो बड़ी खबरें आपसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी एक खबर जो आई है वो जम्मू कश्मीर से इस वक्त सामने आई है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से बड़ी खबर सामने है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार जब बंद होती है तो दूसरी तरफ जब गाड़ियां चलती हैं तो सड़क हादसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त भी हादसे की खबर है रामबन बनिहाल के अंदर, जहां पर 3 लोगों की मौत 2 अलग अलग हादसों में गई है, 2 अफराद जख्मी हैं और इस बीच जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है वादी कश्मीर से इनका ताल्लुक था। बड़ी खबर, मालबरदार ट्रक और लोड करियर जो हादसे का शिकार हुए हैं, 2 अलग अलग हादसे बनिहाल और डिगडोल के मकाम पर, और इन दोनों मकामात पर जहां पर इंतजामिया की तरफ से गुज़श्ता दिनों ही हमने देखा कि शाहराह बंद होने के बाद जब ट्रैफिक वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया जाता है, ये वादी से श्रीनगर से जम्मू की तरफ छोड़ा जाता है, तो उस वक्त एक लंबी कतार गाड़ियों की नजर आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले मालबरदार गाड़ियों को छोड़ा जाता है और उन्हीं में से 2 गाड़ियां इस वक्त हादसे का शिकार हुई हैं। 3 लोगों की मौत की खबर है, 2 लोग जख्मी हुए हैं। आरिफ वहीद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? 2 हादसे नेशनल हाईवे पर हुए हैं। जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू सड़क कौमी शाहराह पर आज सुबह जो है 2 अलग अलग सड़क हादसा में 3 अफराद की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा दोनों है। एक मुर्गों से भरी गाड़ी जो है बिल्कुल डिगडोल के मकाम पर लुढ़क गई, जिसमें बानीहाल के मकड़कूट इलाके में 2 नौजवानों की मौत हो गई। और इसके साथ में अगर बात करें, इसके साथ में दूसरा एक हादसा जो है बानीहाल के बिल्कुल चमलवास इलाके में हुआ, जिसमें कि मालबरदार गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई, जिसमें एक शख्स जो कि क्रू पामपोर के है उनकी मौत हो गई। उसके साथ में 2 मजीद अफराद जो है जो उसी क्रू पामपोर के ताल्लुक रखने वाले वो जख्मी हो गए। उन्हें बानीहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और अगर हैरानगी की बात यह है कि आज सुबह जब ट्रैफिक को रेगुलेट किया गया, जो ट्रैफिक का जो अमला है, जो ट्रैफिक के अफसरान है, वो खुद जो है जम्मू सड़क कौमी शाहराह पर जो डिचेज है, जो सड़क की खस्ता हालत है, उसमें वो बराई वगैरह जो है पत्थर डाल रहे थे। कहीं ना कहीं वर्किंग एजेंसी पर सबसे बड़ा सवाल, जो भी 2-4 हादसे जो है पिछले 2-4 रोज में हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं वर्किंग एजेंसी की लापरवाही बिल्कुल सामने उभर कर आ रही है, जहां पर बड़े बड़े डिचेज जो है इस एग्जिस्टिंग हाईवे पे है। और इस तरह से जब ट्रैफिक का फ्लो रहता है, जब सड़क बंद रहती है, तो इस तरह के हादसा जो है तय है। और आज सुबह जो है ये 2 दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें कि 3 अफराद ने अपनी कीमती जानें गंवाई। जी तो आरिफ, क्या नेशनल हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है? क्या कुछ सूरत हाल शाहराह की बार बार बंद हो रही थी डिगडोल और मेहाड़ पर? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो हाईवे इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसकी सूरत हाल इंतहाई बदतर है। यानी कोई भी शख्स, अगर कोई फॉरनर यहाँ पे इस एरिया में आएगा, उसे नहीं लगेगा कि कौन सा कच्चा रास्ता है और कौन सा नेशनल हाईवे है, क्योंकि बार बार लोग यहाँ पर जो है काफी ज्यादा तंग आ गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच कर रहे हैं, सब डिवीजन लेवल तक अप्रोच कर रहे हैं कि हाईवे की सरफेस इंतहाई बुरी है, जहां पर बिल्कुल बड़े बड़े नदी जैसी सूरत हाल है इस एग्जिस्टिंग हाईवे की बानीहाल से रामबन। और जो मलबे की वजह से जो स्पेस कई जगहों पर तंग है, और जब ऐसे में अभी ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे चल रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, हाईवे पे जो है सुस्त रफ्तारी से ही सही। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है, लेकिन सड़क हादसों का सिलसिला भी इस बीच जो ना थमने वाला सिलसिला आज भी देखने को मिल रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अगर आप सफर के लिए निकलते हैं तो मौसमी सूरत हाल का पता लगाने के बाद ही और ट्रैफिक हुकाम से राब्ता करने के बाद ही शाहराह पर सफर। चलिए, तो ये तो बात थी जनाब हाईवे के हवाले से जो हादसा हुआ है और कुछ लोगों की मौत वाक़या हुई। अब ज़रा बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू श्रीनगर के अंदर मौजूद है और हर दिन कोई ना कोई रिव्यू और कोई ना कोई बात सामने आती है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इंडस्ट्रीज़ महकमे का जो है वो जायज़ा लिया है और इंडस्ट्रीज़ महकमे के अंदर नई रूह फूंकने के लिए कई इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से मीटिंगों का दौर भी जारी है। सीनियर अफसरान के साथ मुलाकात और बातचीत हो रही है। सनतकारी के लिए माकूल निज़ाम बनाया जाए। कल उन्होंने सीनियर अफसरान को
ये हिदायत दी। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ उनकी राजभवन श्रीनगर के अंदर अहम मीटिंग मुनक्किद हुई और सनती पॉलिसी को मजीद बेहतर बनाया जाए, सनतकारी के फरोग के लिए इलाके की तरफ रवाना किया गया है और कई देहातों को अभी देहातों का मुहासरा तंग किया हुआ गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ताहम फायरिंग कल 4 बजे लगभग 4 साढ़े 4 के बाद फायरिंग का सिलसिला जो पहले शुरू हुआ था उसके बाद फायरिंग का सिलसिला बिल्कुल थम चुका है और कहीं से गोलियों वगैरह की आवाजें नहीं आ रही है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, इस वक्त पूरे कई इलाकों को फोर्सेस ने मुहासरे में लिया है, कई इलाकों का मुहासरा तंग किया जा चुका है और तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। बागातों में और कई घरानों को भी तलाशी कार्रवाई अभी फोर्सेस की तरफ से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद तफसीलात फराहम करने के लिए कि मुसलसल तलाशी कार्रवाई जो है ज़िला पुलवामा के कुछ इलाकों के अंदर इस वक्त जारी है। मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद कल बाद दोपहर से ऑपरेशन को शुरू किया गया था। गोलियों की आवाज़ भी इस इलाके के में सुनी गई। उसके बाद मिलिटेंटों के फरार होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। ताहम इंटेलिजेंस ज़राया के मुताबिक जो खबर सामने आई है 2 या 3 मिलिटेंट इस इलाके के अंदर है। वसी पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी सुबह सुबह इस इलाके के अंदर जारी है। इस पर हमारी नज़र रहेगी, आगे भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी एक और बड़ी खबर की और बड़ी खबर जब हम बताते हैं आपको तो बात LAC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। और कल का दिन इंतहाई अहम था क्योंकि सबकी नज़रें मॉस्को पर लगी हुई थी, क्योंकि मॉस्को के अंदर वजीर दिफा राजनाथ सिंह थे और SCO कॉन्फ्रेंस का इजलास था। इस बीच बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, भारत चीन सरहदी कशीदगी को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की चीनी हम मनसब के साथ हुई है मुलाकात। मॉस्को में राजनाथ सिंह के चीनी हम मनसब के साथ अहम मीटिंग हुई है। लद्दाख में भी ब्रिगेड कमांडर्स की मीटिंग जारी है और सूरत हाल मामूल पर लाने पर इत्तिफाक राय हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मॉस्को पर सबकी नज़र थी और मॉस्को के अंदर क्या कुछ हुआ है उससे हम आपको रूबरू करवाएं। लद्दाख का मामला जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर छोटी सी चिंगारी उठती है तो वो आग और शोला कब बनेगी कहना मुश्किल होगा। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो तीसरे आलमी जंग की दस्तक यही होगी। इसीलिए लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर कशीदा सूरत हाल के बीच मॉस्को शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीनी वजीर दिफा के दरमियान बातचीत हुई है, जबकि लद्दाख में सरहदी सूरत हाल पर ठहराव लाने के लिए चौथे रोज भी ब्रिगेड सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। चीन के वजीर दिफा ने मॉस्को में शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर राजनाथ सिंह के साथ बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया था और इस ज़िमन में भारत के वजीर दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस दरख्वास्त को बाद में कबूल किया। बाद जुम्मा की शाम मॉस्को में दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा वफूद के साथ मीटिंग हुई है और ये मीटिंग 2 घंटे और 40 मिनट तक रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 2 घंटे और 40 मिनट की इस मीटिंग के दौरान लद्दाख की सूरत हाल पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि राजनाथ सिंह ने चीनी हम मनसब को बावर कराया है कि लद्दाख में किसी तरह की मुहिम जोई काबिल कबूल नहीं है। हालांकि भारत इस तरह का कोई भी अज़ाइम नहीं रखता है, बल्कि पहले तयशुदा मुआहदे की रोशनी में ही बाइस नज़ा मामलात को हल करने का ख्वाहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने क्या कुछ मौक़िफ़ रखा है और चीनी हम मनसब के सामने क्या कुछ बात रखी गई है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कल फॉरेन सेक्रेटरी ने हालात को किस तरीके से तशबीह दी थी। कहा था कि 62 से अबतर यानी 62 से भी अबतर सूरत हाल जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है और पिछले 40 साल के दौरान पहला मौका है जब गलवान के अंदर इंसानी जानों का ज़िया हुआ हो। ये कल फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से भी कहा गया है। ताहम उन्होंने साफ किया कि मुज़ाकरात ही मसले का हल हो सकती है और दरअंदाजी से ज़मीन हड़प करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। राजनाथ सिंह ने कल अपने चीनी हम मनसब को साफ किया कि 4 माह पहली पोजीशन को रेस्टोर किया जाए। अगर वो करते हैं तो सूरत हाल को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जहां हम आपको ये बता रहे हैं वहीं पर आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की और वहाँ पर भी जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है वांग यी वो मौजूद रहे और बाद में खुद वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि
जो आइडिया ऑफ एक्सचेंज है वो हमने इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से सामने रखा है, और जो इस वक्त हॉटस्पॉट बने हैं साउथ एशिया के अंदर, अफगानिस्तान और साउथ एशिया के कुछ इलाके, उस पर तफसील के साथ गुफ्तगू की गई है। और ये साथ साथ जयशंकर का मानना था कि ब्रिक्स समिट एक ऐसा इदारा है जो आने वाले दिनों में एक मजबूत इदारे के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। ताहम हमें यूएनएससी की एक्सरसाइजेस को भी पूरी तरह से नज़र में रखना होगा। तो बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल है उसमें सबकी नज़रें मॉस्को में थी, और मॉस्को में क्या कुछ हुआ थोड़ी सी तफसील हमने आपको बताई। हम सीधे रहमत कलीम के पास चलते हैं जो पूरी नज़र इस खबर पर रखे हुए हैं। रहमत, फटाफट से ज़रा अपडेट कीजिएगा कि अब वजारत खारजा और वजारत दिफा की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जब ये सारी बातचीत चल रही थी, चाहे चशूल के अंदर हो चाहे मॉस्को के अंदर हो, सूरत हाल लद्दाख के हॉस्टान इलाके के अंदर भी अबतर ही नज़र आ रही थी, और फौजी मशकें लगातार चीन की फौजियों की तरफ से जारी हैं। जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है वो अभी भी बरकरार है। ये और बात है कि 2 से ढाई घंटे की मीटिंग होती है मॉस्को में, उसके बाद भी नतीजा कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आता है। और फिर वजीर खारजा की मीटिंग होती है, वजीर खारजा की 10 तारीख को दूसरी मीटिंग है, उसके बाद भी सूरत हाल कशीदा ही बनी हुई है। यही वजह है कि कल फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया कि इंतहाई नाजुक हालत है। आज देर रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बताया कि इंतहाई नाजुक हालत है। कल हमने देखा कि आर्मी चीफ ने भी कहा कि इंतहाई नाजुक हालत है। ये सच है कि हालात इंतहाई नाजुक बने हुए, और 1962 के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा कशीदा सूरत हाल LAC पर देखने को मिल रही। कल की मीटिंग रात में 9:40 पर शुरू होती है और 12:05 पर खत्म हो जाती है। मीटिंग में हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो अहद मुआहदे हुए हैं, जो PM मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान अहद मुआहदे हुए हैं, LAC को जो पुरानी सूरत हाल रही है उन तमाम सूरत हाल पर हम वापस लौटेंगे। हमारे बीच LAC को लेकर जो एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट्स को फॉलो किया जाए, जमीन पर उतारे जाए, तो हम फिर सूरत हाल की बेहतरी की तरफ लौट सकते हैं। ये हिंदुस्तान के वजीर दिफा की तरफ से साफ सुथरे लहजे में कह दिया गया। उन्होंने ये भी कहा उस मीटिंग के दौरान भी, हालांकि SCO की मीटिंग के दौरान भी उन्होंने 1962 का सेकंड वर्ल्ड वार का जिक्र किया था, और उस मीटिंग में भी कहा कि सेकंड वर्ल्ड वार में एक स्टेट की बेवकूफी की वजह से, जिद की वजह से और गलती की वजह से पूरी दुनिया को खमियाजा भुगतना पड़ा था। तो ये इशारा था कि चीन कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, और इसके नतीजे में पूरे सिर्फ चीन और हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिंदुस्तान की तरफ से स्टैंड साफ कर दिया गया कि हमारे बीच जो एग्रीमेंट है LAC पर लेकर के, LAC को लेकर के, और जो हमारी पुरानी पोजीशन है 4 महीने पहले की, उस पोजीशन पर लौटने के लिए तैयार हैं। तो फिर हम रेडी हैं, बसूरत दीगर हम आमने सामने रहेंगे, और जो सूरत हाल है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की तरफ से ये पोजीशन साफ कर दी। साथ ही साथ अभी रहमत, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि बीजिंग का रिस्पॉन्ड मीटिंग के बाद क्या कुछ आपको दिख रहा है, और ग्लोबल टाइम जो ऑफिशियल माउथपीस है सरकार का, बीजिंग की सरकार का, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन है चीनी पॉलिसी का। जी बिल्कुल, देखिए चीन की वजारत दिफा की तरफ से बाकायदा तौर पर इस मीटिंग को लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी की गई। उसमें कहा गया है कि चीन अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है, और जो हिंदुस्तान के साथ मसले हैं उस मसले को बातचीत के जरिए, सफारती सतह पर ज्यादा से ज्यादा बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। ये वही बातें सारी हैं जो पुरानी बातें दूसरे चैनल से कही जाती रही हैं। कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि फिंगर 4 की बात हुई, फिंगर 5 की बात हुई, फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8, 15 सबकी बात हो गई, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं है। ऐसी जो उम्मीदें थी इस मीटिंग से कि फाइनल कुछ न कुछ डिसीजन आ जाएगा, वो डिसीजन नहीं आया। यही वजह कि अमेरिकी सदर को देर रात कहना पड़ा कि हम हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मुसालहत के लिए और सालिसी का बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हुई हैं और मुज़ाकरात के अंदर क्या कुछ हुआ, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत और चीन के दरमियान जो सरहदी तनाव है उस पर जो मुज़ाकरात हुए हैं उन्हें उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ेगा और चीन अपने सेफगार्ड के लिए हर एक कदम उठाएगा। ये बड़ी बात है जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जो है वो सामने आई है। तो अभी मामला और पेचीदा ही है, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। हमारी नज़र इस पर ज़रूर बनी रहेगी कि अगर कोई पेशरफ्त होती है आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जब हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं आसिफ, वो एक साइड से चल रही हैं, चाहे वो चुशूल के मुकाम पर पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं, चाहे कल फॉरेन सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हों, चाहे फॉरेन मिनिस्टर साहब बात कर रहे हों या डिफेंस मिनिस्टर साहब बात कर रहे हो, तो ये तो अपनी जगह है। लेकिन एक और बड़ी खबर
जो इस वक्त लद्दाख से ही आ रही है और लद्दाख के मामले के साथ ही जुड़ी हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख के साथ हॉटन एयरबेस पर चाइना की तरफ से नई एयर स्ट्रिप्स बनाने का सिलसिला तेज हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि चाइना ने अपने इलाके के अंदर 2 नई एयर स्ट्रिप्स बना दी हैं हॉटन एयरबेस पर, और ये एयरबेस जो है ये काफ़ी नज़दीक माना जाता है लद्दाख के, इसलिए वो दूसरी ब्रेकिंग जरा जल्दी से चलाइएगा ताकि हमारे नाजरीन को पता लगे कि क्या कुछ हो रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से एक और कोशिश की जा रही, जहां पर तनाव को कम करने की बात हो रही है। वहीं हॉटन एयरबेस के करीब हवाई पट्टी तैयार करने की बात भी सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीर में ये तमाम चीजें देखी गई हैं, जहां पर चीन की सरगर्मियों पर इस वक्त भारतीय फिजाइया और इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की भी मुसलसल नजर है। लगातार हॉटन एयरबेस जो कि काराकोरम पास से 250 के आसपास किलोमीटर की दूरी पर है, इसके करीबी हिस्सों में जो इस वक्त चीन की तरफ से सरगर्मियां हैं वो और भी तेज कर दी गई हैं और 2 अलग अलग हवाई पट्टियां हॉटन एयरबेस के करीब चीन की अफवाज की तरफ से तैयार की जा रही हैं। आसिफ, यह सिर्फ एयरबेस का मामला नहीं है कि वहाँ पर तैयारियां हैं, बल्कि जैसे आपने खुद कहा कि 250 किलोमीटर ये नॉर्थ ईस्ट काराकोरम पास से और 380 किलोमीटर ये फिंगर 4 से है पैंगोंग झील से। तो ये अब पता लगा, इसके बाद ये जो है सूरत हाल कितनी संजीदा है ये इससे बात पता लग सकती है। एयरबेस के आसपास जो अपग्रेडेशन हो रहा है उसमें कुछ एमिनेशन बिल्डिंग्स बन रही हैं, इस तरीके की सैटेलाइट इमेज के ज़रिए से बात पता लग रही है, और कुछ फाइटर्स को वहाँ पर डिप्यूट किया गया है। कुछ और बिल्डिंग्स जो बन रही हैं वो PLA यानी रॉकेट फोर्स, PLA रॉकेट फोर्स जो है उनके लिए बनाया गया है, और ये रॉकेट फोर्स इसलिए वहाँ लगाया गया है ताकि चाइना न्यूक्लियर कन्वेंशन मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। हॉटन एयरबेस फिलवक्त 3330 मीटर लॉन्ग रनवे पर चल रहा है, और ये रनवे जो है ये सैटेलाइट के साथ साथ साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से रनवे के लेफ्ट और राइट पर ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। चलिए, हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया अनिल गौर साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुलाकात जो डिफेंस मिनिस्टर्स की हुई है उस पर आपका एक कमेंट चाहेंगे बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। अब कैसे आप देखते हैं, तनाव बहुत ज्यादा लेकिन इसी बीच मुलाकात होती है, क्या ये मुलाकात कोई तब्दीली लाएगी? नमस्कार जी, ऐसा है, देखिए जो अभी मीटिंग हमारे डिफेंस मिनिस्टर और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई है मॉस्को में जी, पहले तो वो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे हुई, क्योंकि जो शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग थी उसमें कोई ऐसी 1-to-1 टॉक्स का कुछ नहीं था। तो जो 29-30 की रात को जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने प्रीएम्प्ट किया चाइना को कि वो जो चुशूल एरिया के अंदर जो इलाका जिसके ऊपर वो कोशिश कर रहे थे कब्जा करने के लिए, उससे पहले हिंदुस्तान अपने फोर्सेस से, हम अपने फोर्सेस के साथ वहां बैठ गए। एक और दूसरा जो पैंगोंग के नॉर्थ में भी जो फिंगर 3 और 4 के बीच में जो जिस हिसाब से बैठ गए, तो उस हिसाब से चाइना को लग रहा है कि अब हिंदुस्तान जो है जो बात कह रहा था शुरू से कि भाई 5 अप्रैल 2020 के अलावा जो स्टेटस को था उसके अलावा कुछ नहीं मंजूर उसको, तो अब हिंदुस्तान जो है वो बड़ा इस हिसाब से प्रीएम्प्टिव मूव्स कर रहा है। तो उनको लग रहा था कि भाई ये अब क्या हो गया है कि अब हम तो सोच रहे थे कि भाई हिंदुस्तान ये चीजें नहीं करेगा, हम ऑक्यूपाई ये करेंगे और फिर हम इसको और डोमिनेट करेंगे, तो इसीलिए ये बातचीत हुई। अब इस बातचीत के अंदर एक तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पहले भी ओपनिंग रिमार्क्स में जो शंघाई कॉर्पोरेशन के मीटिंग के ओपनिंग रिमार्क्स में भी उन्होंने कह दिया था कि भाई देखिए एक जो इसकी तुलना, चीन की तुलना उन्होंने नाजी जर्मनी के साथ कर दी थी कि भाई उस टाइम भी हिटलर इस हिसाब से चला था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेकर, तो उसने सारी दुनिया को जो है वर्ल्ड वॉर के अंदर झोंक दिया, और अब भी जो लोग ऐसे सोच रहे हैं करने के लिए वो भी आगे इसी हिसाब से चल, और उन्होंने जो टू कह दिया कि भाई जो भी चीज है हमारे इधर इस हिसाब से होनी चाहिए, जो जिस हिसाब से नेबर्स के बीच में एक ट्रस्ट होता है, एक उनकी सैंक्टिटी होती है, बॉर्डर की सैंक्टिटी होती है, उनकी जमीन की सैंक्टिटी होती है, उनके लोगों की सैंक्टिटी होती है, तो वो जो ट्रस्ट जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा इसका।
अनिल जी, तो एक ये चीज चीजें और भी, जब एक कहा आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ मुलाकात तो दूसरी तरफ अब खबर ये भी आ रही कि चीन की तरफ से होटन एयरबेस जो है वहां पर तैयारियां और भी कर ली गई हैं। मजीद जो हवाई पट्टियां हैं वो तैयार की जा रही हैं और ये वही पास जो कराकोरम पास जो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, दोनों की नजर इस पर रहती है, उससे 250 किलोमीटर दूर और फिंगर 4 और 5 से 300 साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी पर। स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है भारतीय फौज की तरफ से भी, अगर यहां पर चीन की तरफ से कोई काम किया जाता है जिसके लिए कोशिशें तेज की गई हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा खासतौर से दोनों अफवाज के लिए, और किसके लिए ज्यादा यहां पर फायदेमंद साबित हो सकता है? तो ये एयरबेस बना रहे हैं वहां पे, अभी उसको बनते बनते टाइम लगेगा, क्योंकि अगर तो जिस हिसाब से ये आप कहते हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के हिसाब से बना लें तब तो बात अलग है, पर अगर ये परमानेंट एयरबेस बनाना चाहेंगे वहां पे तो उसके लिए टाइम लगेगा एक। पर ये एक चीज दर्शाता जरूर है कि चाइना जो है अपनी जो पूरी की पूरी तैयारी जो है वो उस हिसाब से कर रहा है, वो अपने ट्रुप्स बिल्डअप कर रहा है, उसने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी वहां लगा रहा है, साथ में ये अर्ली वार्निंग रडार्स भी उधर ला रहा है अपने उधर, साथ में उसने अपना कम्युनिकेशन सेटअप जो है वो भी उसने बढ़ा दिया है, उधर फाइबर ऑप्टिक केबल भी लेकर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है जिस हिसाब से कह रहा है कि जी मैं तो अपने इलाके में हूं, तो ये जो चीज है जो चाइना के दिमाग में है, ये चीज जो है ये बहुत एक मैं कहूंगा खतरनाक चीज है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे चीफ ने कहा कि हम जो हैं वहां पे हैं और हम किसी को नहीं किसी भी। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम सलाम जीके में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो रही है, तो इस बीच खबर ये भी आ रही कि जहां पर इशफाक आपने अभी बताया कि चीन की तरफ से हथियारों का जखीरा भी कुछ मकामात पर जो सैटेलाइट इमेजेस से जो तस्वीर सामने आई है, तो दूसरी तरफ खबर ये भी है कई मकामात पर सरमा से कब्ल तैयारियां की जा रही हैं कि वहां पर राशन या दीगर चीजें भी चीनी अफवाज की तरफ से पहुंचाने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन जहां पर LAC की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ सरहद पार भी इस मामले पर काफी ज्यादा गर्माहट और लगातार इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कोई ना कोई बयान हर रोज बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सामने आ रहा है। और अब LAC की सूरत हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया, कहीं ना कहीं माना है कि हालात इंतहाई कशीदा हैं। जो कल फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने भी इन ख्यालात का इजहार लद्दाख दौरे पर किया था, और सदर ट्रंप की तरफ से भी अब कहा गया कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रही है, और ये सिर्फ जनूबी एशिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक के लिए सरदर्दी बन सकती है। चलिए जी, जरा बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ज़रा मुल्क की सियासत के हवाले से। ये तो सरहदों की बात हो रही थी कि क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं और क्या कुछ मुल्क के अंदर और मॉस्को के अंदर हो रहा है। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं लोकसभा के इजलास के हवाले से, क्योंकि लोकसभा का इजलास होने जा रहा है और इजलास से कबल हमने देखा कि सरकार की तैयारियां भी मुकम्मल है। लोकसभा इजलास से कबल हमने इस बात को भी देखा कि सरकार ने क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया, और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं का इजलास जो है वो होगा और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सोनिया गांधी वो इस इजलास की सदारत कर सकती हैं। बिल्कुल 14 तारीख के बाद जब ये इजलास शुरू होगा तो उससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक प्लान इस मीटिंग में बनाया जा सकता है। जो मीटिंग पहले ही होगी, हिज़्ब इख्तिलाफ की 20 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसमें शामिल होंगी, और सोनिया गांधी की सदारत में माना जा रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर, और साथ ही साथ जो मुल्क की मईशत की इस वक्त रही है या GDP की जो आंकड़े आए हैं उसे लेकर एक पूरा प्लान तैयार किया जा सकता है सरकार को घेरने का। पहले ही हालांकि जो वक्फा सवालात है उसको निकालने की बात जरूर सामने आई थी, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ का कैंप है वहां पर तैयारियां सरकार को घेरने की इजलास से कबल हो रही। सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल भी सेट कर दिया गया और कहा गया कि जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट है उनके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना लाजमी है, तभी जाकर पार्लियामेंट के अंदर आने की उन्हें इजाज़त दी जाएगी। मॉनसून सेशन से कबल सरकार ने भी तैयारियां मुकम्मल कर दी और सभी मेंबरान पार्लियामेंट से कहा गया कि वो अपने कोविड-19 टेस्ट
करवाएं और अगर वो नेगेटिव आते हैं तभी जाकर शिरकत की इजाज़त होगी। ये तो सरकार की तरफ से है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 14 सितंबर को जब मानसून इजलास दिल्ली के अंदर शुरू होगा, उस इजलास से कबल, उस इजलास से पहले बड़ी बात आ रही है कि सोनिया गांधी एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन के 20 पार्टियों की मीटिंग बुलाने जा रही है। प्रणय शर्मा हमारे साथ नई दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। प्रणय, अपडेट कीजिएगा कि कब ये मीटिंग होगी और किस तरीके से, क्या वर्चुअली ये मीटिंग होगी या 1-to-1 मीटिंग होगी, किस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से लग रहा है कि सरकार को घेरने के लिए चाहे इकोनॉमी हो या कोविड हो, दोनों मामलों पर सरकार को घेरेगी अपोजिशन। बिल्कुल, देखिए ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कि उन्हें इस बार सरकार को घेरना है। हालांकि प्रश्नकाल ना होने के चलते कांग्रेस वैसे भी नाराज नजर आ रही है, लेकिन अब इस बीच खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस अपने साथ बाकी विपक्षी दलों को, जिन्हें बताया जा रहा है करीब 20 विपक्षी दल जो है, उन्हें पहले उनके साथ एक बैठक कर सकती है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी करेंगी और किस तरीके से केंद्र सरकार को इस संसद सत्र में घेरा जाएगा, उस पर महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है वो इस बैठक के दौरान हो सकता है। क्योंकि 14 तारीख से जो संसद सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उससे पहले ये जो महत्वपूर्ण बैठक है वो की जा सकती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बाकी सभी जो सूत्र बता रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है और अलग अलग मुद्दे, चाहे जीएसटी की बात करें, नई शिक्षा नीति की बात करें, डेट फाइनलाइज हुई है कि कब ये मीटिंग होगी? फिलहाल अभी जो तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया है। ये जो बैठक होगी ये क्या वर्चुअल होगी या फिर नेताओं के साथ 1-to-1 जैसा आप कह रहे हैं वो बैठक होगी, इसको लेकर भी अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को बनाना शुरू कर दिया है। हमने ये भी देखा है कि नई संसदीय समिति का भी कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के लिए गठन किया है कि किस तरीके से उन्हें सरकार को घेरना है। तो इन सभी विषयों को लेकर एक व्यापक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सरकार को घेरने की जो रणनीति है अपनी वो बनानी शुरू कर दिया और उसी के तहत ये विपक्षी दलों के साथ जो बैठक है वो भी होने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा। नज़र बनाए रखें कि मीटिंग कब डेट से अनाउंस होगी, लेकिन इससे पहले कि इजलास हो, मानसून इजलास हो, उससे कबल नई दिल्ली के अंदर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है और माना जा रहा है कि मानसून सेशन से पहले दिल्ली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं का इजलास हो सकता है और इजलास में सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा, उस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार जब मानसून सेशन होगा तो वक्फे सवालात नहीं होगा। वक्फे सवालात यानी क्वेश्चन आवर इस बार सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए बराह रास्त कार्रवाई जो है वो होगी और इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की तरफ से भी ज़बरदस्त एहतजाज किया गया कि ये पहली बार है जब इस तरीके से मानसून इजलास को तलब किया जा रहा है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो बढ़ते हैं ज़रा आगे, अब अपनी एक और ख़बर की ओर आते हैं, जम्मू कश्मीर। और ये खबर जो है ये इंतहाई हसास भी है और अहम भी है, क्योंकि बात अब हम कोविड-19 की करने जा रहे हैं और जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो ये अदाद-ओ-शुमार आपके सामने है कि मुल्क में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और मुल्क भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद भी लगातार जो है वो बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में भी अब तादाद देखिए 500-800 से ऊपर चलकर 8 जो है वो लगातार बढ़ रही है। 1000 से ऊपर केसेस रोज़ाना आना शुरू हो गए हैं और मुल्क भर में जिस तरीके की सूरत हाल है वैसी सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है। नए मामलात तकरीबन 1047 के करीब कल सामने आए और कल मुतासरीन की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई है। मज़ीद तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों की मौत कल वाक़या हुई है इस मर्ज़ की वजह से और जम्मू और श्रीनगर दोनों हॉटस्पॉट बनते हुए दोबारा नज़र आ रहे हैं। जी आसिफ, 40 लाख से इस वक्त मुतासरीन की तादाद तजावुज़ कर गई है। ये हिंदुस्तान की उन तमाम रियासतों या मरकज़ी खित्तों की बात है जहां पर इस वक्त कोविड-19 का सबसे कहर तेज़ी से भरपा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी उन रियासतों में या यूनियन टेरिटरीज में पीछे नहीं जहां पर केसेज अब और भी तेज़ी से आना शुरू हुए हैं। 2 दिन के अंदर 2000 से ज़्यादा केसेस और बाकी चीज़ों को अलग कर लीजिए। जम्मू ज़िले को अगर उठाकर देखें
तो 2 दिनों के अंदर 48 घंटों में 1115 मुस्बत मामलों की तस्दीक ये जम्मू शहर की है। 622 एक दिन, 400 से ज्यादा दूसरे दिन और कुल मिलाकर इस वक्त 1115 केसेस जो 2 दिनों के अंदर जम्मू जिले के अंदर सामने आए हैं। ओवरऑल जो केसेस 1047 कल और परसों 1079, 2 दिन के अंदर 2200 के करीब केसेस, जिसने एक बार फिर तिब्बी माहिरीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब दोबारा इंतजामिया से ज्यादा आम लोगों पर जोर दिया जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर सख्ती के साथ उन पर अमल दरामद किया जाए अगर इस आलमी वबा से अब बचना है। और साथ ही तिब्बी माहिरीन का यह भी मानना है कि कुछ ऐसे हिस्से हैं मुल्क के जहां पर सेकेंड वेव इसकी शुरू हो गई है जो अगले 1 साल तक भी जारी रह सकती है, जो और भी तबाही मचा सकती है। दुनिया भर के इस वक्त 26 करोड़ लोग जो कोविड-19 का शिकार हुए हैं। ये ओवरऑल डेटा जो अभी तक का वर्ल्ड वाइड अलग अलग सोर्सेज हम उठाकर देखते हैं तो मरने वालों की तादाद भी इस वक्त 9.5 लाख तक पहुंच चुकी है। बात कोविड-19 की हो रही है जहां पर 12 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हुई है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो नया हॉटस्पॉट बनते हुए नजर आ रहा है। और पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आप देखें तो इंतजामिया भी कमर बस्ता हुई है और 24 नए एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के तौर पर। और अब ये माना जा रहा है कि इन 24 जोनों को जो ज़िला श्रीनगर के अंदर है वहां पर कोविड टेस्टिंग को तेज किया जाएगा। और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर की इतला के मुताबिक जो 24 एरियाज माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डाले गए हैं उनमें वजीरबाग जवाहर नगर का एरिया है क्योंकि 6 एक्टिव केसेस वहां पर है। हिलव्यू कॉलोनी, हेवन लेन, रावलपोरा 5 एक्टिव केसेस, खोनमो चौक एंड सेक्टर 8 ऑफ बिमना 6 और 5 केस एक्टिव है वहां पर। इसी तरीके से छानापोरा मिनी कॉलोनी छानापोरा 5 एक्टिव केसेस वहां पर है। मंजगाम ब्रेन 14 केसेस वहां पर है। हसनाबाद रहनावारी 5 केस एक्टिव आज पाए जा रहे हैं। कुलीपोरा नावपोरा श्रीनगर 6 केसेस वहां पर है। शाह हमदान कॉलोनी जकूरा 5 केसेस वहां पर है। दोनीपोरा आलमगरी बाजार 5 केसेस वहां पर। फिरदौस कॉलोनी बत्सपोरा 5 कॉलोनी वहां पर। 90 फीट रोड डॉक्टर लेन जो है अंतभवन 6 केसेस वहां पर है। आरमपोरा अलमदार कॉलोनी लाल बाजार 6 केसेस वहां पर भी है। इसी तरीके से रतपोरा, गंदरपोरा, वानिया, नूरबाग ये सारे ऐसे इलाके हैं जिन्हें कल माइक्रो कंटेनमेंट जोन के दायरे में जो है वो लाया गया है। इसी तरीके से जब जम्मू की हम बात करते हैं तो जम्मू नया हॉटस्पॉट बनते हुए नज़र आ रहा है। जम्मू ज़िला नया हॉटस्पॉट बनते हुए नज़र आ रहा है और वहाँ पर लगातार केसेस के बढ़ने की खबरें जो है वो मौसूल हो रही हैं। और लगातार टेस्टिंग के बाद अब ये नई सूरत हाल जो है वो सामने है कि 1047 केस नए आए हैं। 12 लोगों की मौत 24 घंटों के दौरान हुई है। और ये जब आंकड़े आप देखते हैं तो काफ़ी होश उड़ा देने वाले आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। सीधे सही तजम्मुल के पास चलेंगे और जम्मू भी हमारे साथ विनोद कुमार जी ज्वाइन करेंगे। चलिए सही तजम्मुल, पहले आपके पास आएंगे। इससे पहले कि हम जम्मू का रुख करें, ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन है जम्मू के अंदर? 2 दिनों के अंदर 1100 से ज्यादा केसेस, लेकिन वादी कश्मीर की जब बात हो रही है तो मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ कहती है? तिब्बी माहिरीन जो कुछ कह रहे हैं, जो खदशा जाहिर किया जा रहा, क्या वाकई में हालात उससे भी और खतरनाक होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ गवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जब हम जम्मू कश्मीर के तीनों खितों की बात करें, लद्दाख कारगिल ने कम बैक किया और पहले वहां पर केस आने शुरू हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं रिकवरी के केस बहुत ज्यादा आए। उसके बाद कश्मीर और खासकर श्रीनगर शहर जो है बड़ा शहर है, 8 असेंबली सेगमेंट्स हैं, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और केसेस और टेस्ट इतने ज्यादा आने लगे कि उसके बाद रिकवरी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने खुद बताया कि 2 दिनों में 2000 से ज्यादा केसेस आना, वो भी इस छोटे से जम्मू कश्मीर में। जब पूरे मुल्क की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। जम्मू में पहले केसेस कम आने लगे लेकिन अब केसों में उछाल आने लगा। और माहिरीन की माने, हमने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर नवीद शाह से बात की और इससे कबल कई डॉक्टरों से बात की। वो मानते हैं कि ये जो सितंबर का महीना है इसमें आपको एक तो जो हमारे ट्रेवलर्स हैं वो वापस अपने अपने घरों तक पहुंच पाएंगे और शायद फिलहाल मिडिल ईस्ट और यूरोपीय ममालिक का सफर उतना आसान नहीं होगा, जिसका गालिबन मतलब ये हुआ कि टेस्ट जो है वो काफी बड़ी तादाद में किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिव केसेस के बाद आने का सिलसिला जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो एक हिकमत अमली तय कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरह से पहले
मखसूस जगहों पर इन पेशेंट्स को या मुतासरीन को रखा जाता था, अब ओपनली इन्हें न होटलों में रखा जाएगा बल्कि घरों में रखा जाएगा, जिसका गालिबन इशारा यह है कि हमें इससे बड़े परेशानी के लिए शायद बिल्कुल तैयार इसका होना फैसला होगा। कल भी किया गया, लेकिन आपने जहां पर डिपार्टमेंट की बात की तो पहले के मुकाबले अब कितना मजबूत है? हम कोविड-19 के केसेस को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हालांकि डिपार्टमेंट कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा था, लेकिन जहां तक बात अब तैयारियों की है, अब इंतजामात की है और इक्विपमेंट खास तौर से जिसका होना लाजमी है, वो कितने हैं और कितना मजबूत इस वक्त महकमा है इन 4 महीनों के दौरान इन हालात से गुजरते हुए? आप देखिए, जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की फिलहाल साइड में है और सारी तवज्जो जो एडमिनिस्ट्रेशन की है या एलजी इंतजामिया की है वो है कोविड-19 के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है। और एक आपने कल खुद गवर्नर साहब जिस तरह से उसको लगातार ब्रेक कर रहे थे खबर को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ऑक्सीजन जो है हमारे पॉइंट्स वगैरह अब डिस्ट्रिक्ट से रेफरल जो है वो कम हो जाएगा। इसका गालिबन इशारा साफ है आसिफ कि जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीएमओ टीमों की बात करते हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन टीम की बात करते हैं, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता है बल्कि अब कोविड के लिए एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल्स बनाने की तैयारी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि जम्मू चलता हूं। जम्मू से हमारे साथ विनोद कुमार जी हमारे सीनियर न्यूज एडिटर भी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद जम्मू में इतनी ज़्यादा तादाद में कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं आएंगे क्योंकि जिस तरीके का बंदोबस्त रखा गया था, बाई रोड जो पेशेंट्स आ रहे थे उन्हें रोका जा रहा था, टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन अचानक से अब ये सूरत हाल है कि जम्मू ज़िले में 2 दिन के दौरान 1115 केसेस मस्बत यानी पॉजिटिव पाए गए हैं और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। जो वीकेंड लॉकडाउन वहाँ हो रहा है और 20,000 से ज़्यादा रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया उन लोगों से जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। एक तरफ से फिगर बढ़ रहा है, एक तरफ से सरकार सख्ती भी कर रही है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। लूप होल्स आपकी नज़र में कहाँ पर है, क्योंकि आपके पास पल पल की खबर रहती है जम्मू की? देखो, अगर आज की बात करें, बीते कल की बात करें तो 322 नए मामले आए और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या तर्क दे रही है कि रैपिड टेस्टिंग हो रही है। रैपिड टेस्टिंग और रैंडम टेस्टिंग के बीच में जब आप टेस्टिंग ज्यादा करोगे तो पॉजिटिव मामले ज्यादा आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पहले की लापरवाहियां अब सामने आ रही। आज सारे बाजार खुले हैं क्योंकि पहले वीकेंड लॉकडाउन हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। लेकिन आज भी हमने सुबह जब बाहर थोड़ा सा देखा तो यही था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निगरानी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है और यही एक कारण है। आप सोचिए, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 322 नए मामले आए हैं और आंकड़ा अब 50,000 को टच कर रहा है जम्मू कश्मीर का। जी गोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही तो हम जानना चाहते थे कि क्या ये पुराने केसेस हैं या कुछ नया ऐसा हो रहा है जो अभी भी हमारी पकड़ में नहीं है, जिसकी वजह से जम्मू अब हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जा रहा है। कि जिस तरीके से हमने देखा था श्रीनगर हॉटस्पॉट बन रहा था, अब जम्मू भी हॉटस्पॉट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 ट्रैवलर, ये जो 322 मामले हैं इसमें 3 की ट्रैवल हिस्ट्री है, बाकी 319 जो लोग हैं वो संक्रमित हैं। पहले से जो ट्रैवल करके आए, जो पहले से पॉजिटिव थे, उनसे मिलने के कारण संक्रमित हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही दोनों एंड पे बरती जा रही है, चाहे हम सोसाइटी की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दोनों एंड पर ये लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण नॉन ट्रैवलर 319 लोग कल पॉजिटिव आए हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा दोहराऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, डिस्कॉम से बात की जाए तो ये कहते हैं कि नए जब टेस्टिंग तेज हो जाती है, रैपिड टेस्टिंग शुरू हो जाती है, रैंडम टेस्टिंग शुरू हो जाती है, उसमें पॉजिटिव मामले ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव मामले हैं, आए कहाँ से, इसको लेकर के देखना पड़ेगा और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है और एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो वीकेंड लॉकडाउन की बात हो रही है जम्मू के अंदर, तो क्या मैं ये मानूं कि वीकेंड लॉकडाउन का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, इस चेन को ब्रेक करने में अभी तक नहीं दिख रहा है जम्मू के अंदर? देखिए, अगर वीकेंड लॉकडाउन का इफेक्ट होता तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। और अब तो मैं ये बता दूं आपको कि जितने भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं वो ऑलमोस्ट जैम पैक हो चुके हैं और वेंटिलेटर्स की भी कमी साफ नजर आ रही है। तो शायद यही एक कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एसओपी में अपना बदलाव किया है कि अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं है, आप पॉजिटिव है, तो आप अपने घर में आइसोलेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का एहसास है कि लगातार फिगर्स बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं, शायद इसीलिए एसओपी में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कितने मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हमने नहीं सोचा था कि रोज के 1000 के करीब मामले आएंगे पूरे यूटी में, लेकिन अब 1000 से भी ज्यादा फिगर्स बढ़ने लगी है, 50,000 के करीब टोटल मामले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन गया हुआ। चिंता का विषय ये ज़रूर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन तजम्मुल आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से। जब हम कोविड की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक आया है, और स्टेटमेंट जो आया है वो एम्स के चीफ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली के जो चीफ है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब, और ये इनका स्टेटमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि जो सरकार, मरकज़ी हुकूमत ने जो टास्क फोर्स बनाया है कोविड-19 के ख़िलाफ़, उसमें ये एक बड़े मेंबर की हैसियत से हैं और इनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें है। अब इनकी जो बात आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्स के डायरेक्टर हैं और टास्क फोर्स के भी मेंबर हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर के नाज़रीन भी इसको ज़रा ध्यान में रखें क्योंकि बड़ी गलतफहमियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से ये केसेस जो है वो इतने बढ़ रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब का मानना है कि जनाब जिस तरीके से अभी भारत के अंदर आप देख रहे हैं 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार लोग इकट्ठे पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, सेकेंड वेव में और ज़्यादा खराबी हो सकती है, एहतियात बरतें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुल्क के सबसे बड़े डॉक्टर जो कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं उनका मानना है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर गुलेरिया साहब का यह भी मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेशल टास्क फोर्स कोविड-19 के जो इस पूरे मामले पर नज़र रख रही है, उन्होंने ये उम्मीद लगाई है कि साल 2021 के आते आते भी कोविड इसी तरीके से रहेगा और 2021 के वस्त के बाद इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कम होगा। ग्राफ कम होगा, वायरस ख़त्म नहीं होगा। ग्राफ कम होगा, वायरस ख़त्म नहीं होगा। ये दूसरी पेशन गोई है उनकी। तीसरी बात जो वो बता रहे हैं कि अब सबकी नज़रें तो वैक्सीन पर है और सबको ये लग रहा है कि चलिए वैक्सीन आएगा, हम वैक्सीन करेंगे और सूरत हाल बेहतर होगी। सबसे पहली बात जो उन्होंने रशिया के वैक्सीन के हवाले से कही है, उन्होंने कहा कि जो लेटेस्ट पब्लिकेशन लैंसेट की तरफ से सामने आई है उसमें कहा गया कि रशिया ने जिस वैक्सीन का दावा पेश किया वो उन्होंने स्मॉल साइज यानी बहुत ही कम तादाद में लोगों को चुना जिनके ऊपर वैक्सीन का डोज दिया गया और उसके बाद ये दावा पेश कर दिया गया कि हमारे पास वैक्सीन है। अभी वो वैक्सीन कितना कारगर साबित हुआ वो रूस को भी मालूम नहीं है क्योंकि वहां पर भी रिसर्च अभी चल रहा है क्योंकि एंटीबॉडीज और दीगर चीजें जो है वो उसमें नहीं आ रही है। और जो दुनिया भर के अंदर वैक्सीन बन रहा है वो तीसरे फेज में चला जाएगा और तीसरा फेज मतलब जब एक बड़ी आबादी को उस वैक्सीन के दायरे में लाया जाएगा जिसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या कुछ रिजल्ट्स वहां से आएंगे। नहीं, ये मामला जो है ये 3 से 4 महीनों का लग सकता है, तब जाकर वैक्सीन हमारे हाथ में होगा अगर उसके कोई अच्छे नताइज निकलेंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे करना पड़ा तो डेट मीन्स ये और लंबा खींच सकता है। तो ये गलतफहमी ना पालिए कि अगले महीने या दिसंबर के आखिर तक आपके पास वैक्सीन आएगा, चलिए तब तक कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बाद में वैक्सीन करके हम फ्री हो जाएंगे। फिलहाल वैक्सीन को आने में वक्त लग सकता है, ये डॉक्टर गुलेरिया साहब का मानना है। और चौथी बड़ी बात इंपॉर्टेंट जो है वो स्कूल खोलने के हवाले से है क्योंकि लगातार मुल्क के अंदर बड़ी आवाज़ें हो रही थी कि जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता तो लॉकडाउन खुल गया है, स्कूल को भी खोल दीजिए क्योंकि तालीम ज़ाया हो रही है। उनका मानना है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल, प्राइमरी से मिडिल स्कूल वाले बच्चे जो है वो मोस्ट वल्नरेबल होंगे, यानी जब आप इनको खोलेंगे तो आप उनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सरफेस क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे और सबसे ज़्यादा हिट जो होगा वो ये बच्चा होगा। इसलिए उनकी रिकमेंडेशन होगी कि अभी इस पर ना सोचा जाए। यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है क्योंकि उनका फहम इदराक जो है सोचने का अलग है, वो मॉनिटरिंग में भी रह सकते हैं और उन्हें पता होगा क्या कुछ होगा। तो ये जब ये सिचुएशन हमारे सामने है तो अब इसकी अक्कासी जब जम्मू कश्मीर पर हम करेंगे तो कितना ज्यादा एहतियात हमें बरतना होगा, अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। वापस आऊंगा आपके पास सही तजम्मुल। हमने पिछले कई दिनों से ये बात देखी थी कि जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर जो है उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब हर दफ्तर को एक डोजियर दिया जाएगा कि इस दिन आपके मुलाजमीन की टेस्टिंग होनी है। क्या वो शुरू हुई है और किस हद तक मुलाजमीन की तरफ से ताउन किया जा रहा है? सही तजुल, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही।
अब ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देखिए, के हुक्मनामे के तहत अब ये कहा जा रहा था कि हर एक दफ्तर के अंदर जो श्रीनगर के अंदर है उनके मुलाजमीन की रैंडम टेस्टिंग होगी, नहीं बल्कि 100% टेस्टिंग होगी और जो नेगेटिव होगा वही आएगा, जो पॉजिटिव होगा घर बैठा जाएगा। तो क्या वो प्रोसेस शुरू हुआ, किस तरीके का रेस्पॉन्ड है अभी श्रीनगर के अंदर, जिला श्रीनगर के अंदर इसका? न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस बल्कि चीफ मेडिकल ऑफिसर और उसके बाद आपको गवर्नर साहब यकीन होगा कि नहीं होगा कि एक महकमा है उसकी खुद एचओडी जो है वो फीवर के आसार थे, उसके बाद जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसको कल लॉक कर दिया गया। ये सोशल वेलफेयर का एक छोटा सा विंग है, उसके डिपार्टमेंट के आसपास में एक एसओ और उसके बाद कुछ लीडर जो लोग थे वहां पर उनके टेस्ट जो है पॉजिटिव आए। उसके बाद चूंकि उस दफ्तर में भी अभी ये जिस तरह से रैंडम या रैपिड टेस्ट जो है वो सीरीज शुरू नहीं की गई, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जो लोग दफ्तर आ सकते हैं उन्हें पहले जो सीधे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद रैपिड टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी ये प्रोसेस जो है शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में चूंकि आपको पता है कि एलजी साहब के कुछ दौरे चार शरीफ, बड़गाम, श्रीनगर, चार शरीफ, दरगाह हजरत बल आसपास में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शायद काफी ज्यादा उसमें लगे रहे। लेकिन जो बाद में आज जो इत्तला में है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस बड़गाम और उसके बाद गांधरबल, बांडीपोरा और बकिया इलाकों में जो है रैपिड टेस्टिंग जो है आज से उसका पहला फेज जो होगा वो शुरू होगा, जिसमें पहले फेज में जो एचओडी डिपार्टमेंट के हैं उनके जो नजदीकी ऑफिसर हैं, चाहे प्राइवेट सेक्रेटरी हों, चाहे उनके ओएसडी हों, चाहे उनके एसओ साहब हों, जो सीधे सीधे उनका वास्ता और फाइलों का वास्ता एचओडी के साथ होता है। इसी के साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है गजनफर अली, उनके ऑफिस में भी आज से इसका बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज होगा और इमीडिएटली जो उनका फर्स्ट स्टाफ है उनको रैपिड टेस्ट किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मंडे से जो है मुख्तलिफ दफातरों में इस चीज को बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा और मैंडेटरी होगा कि जो भी मुलाजिम किसी एचओडी के आपके पास दोबारा आएंगे, या किसी दूसरे दफ्तर में आपसे भी इशफाक में जानना चाहूंगा, इस वक्त जब रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ है जम्मू के अंदर, जब टेस्ट हुए और ये आधे ही हिस्सों के अंदर उन हिस्सों में टेस्टिंग शुरू हुई जहां पे तिजारती सरगर्मियां शुरू हुई थी, 2 दिनों के अंदर करीब 1200 केसेस। वादी के तमाम अजला में जब ये सिलसिला शुरू होगा, क्या हमारे पास इतनी स्पेस है, जितने टेस्ट होंगे उतने पॉजिटिव केसेस होंगे, होम आइसोलेशन को छोड़कर हम इतनी स्पेस क्रिएट करने में कामयाब होंगे जहां पर पेशेंट्स को रखा जा सके और सीवियर पेशेंट्स जो हैं वो भी एक बड़ी तादाद सामने आ सकती है? रैपिड सीवियर पेशेंटों को ही अस्पताल में जगह मिलेगी। बाकी जो अभी नेशनल हुकअप पर जो पॉलिसी अडॉप्ट है वो यही है कि माइल्ड और एसिम्टोमेटिक जो है जितने भी होंगे वो सारे घर पे रहेंगे। लेकिन जब वो घर पे रहेंगे तो उनकी मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग व्हाट्सएप ग्रुप बना के होगी, मॉनिटरिंग फिजिकली जाकर होगी और जब भी घर में बैठेगा अब उसको ऑक्सीमीटर दिया जाएगा ताकि वो अपनी उंगली पर लगाकर वो पता करे कि उसकी ऑक्सीजन लेवल की अगर वो गिरती है तो वो नेशनल सेंटर पर भी बात कर सकता है, स्टेट के कॉल सेंटर पर बात कर सकता है या उस व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करके डॉक्टर साहब उनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इस तरीके का अभी बंदोबस्त, अल्लाह करे कि वो सिचुएशन ही ना आए। अगर हम थोड़ा सा एहतियात करें तो बड़ी चीज़ें जो वो तब्दील हो सकती है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद तजुम्मल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के एक बड़े फैसले की। क्या वो फैसला है और आज यौम उस्ताद भी है, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। थोड़ी देर में दिल्ली के अंदर भी तकरीब होनी है, जम्मू कश्मीर के उस्तादों को भी नवाजा जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।